नमस्कार साथियों, यूट्यूब एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती सीखने का पठार कहलाती है। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोहर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या गेस्टाल्ट ने। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पे किया गया, तो ये एक बिल्ली पर किया गया था। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो मानव कोश में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि जोड़ों में विभाजित होते हैं 23 के। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 23। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। अगर ये पूछा जाए किस पे किया था, तो ये चूहों पर किया गया था। अगला प्रश्न है, कोहर निम्न में से किससे संबंधित हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से या अधिगम का सिद्धांत से। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत से। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि कोहर ने किस पे प्रयोग किया था, तो कोहर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैटल। बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक अरबी कैटल ने किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सृजनात्मकता। एलेक्स एफ आसबर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मक समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे गोल होना चाहिए था, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि से। अगर ये पूछा जाए कि संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो डैनियल गोलमैन ने दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यकरण का सिद्धांत। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। अगर ये पूछा जाए कि ड्राइव रिडक्शन कैसा सिद्धांत है, तो यह अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यह हल के द्वारा वर्ष 1943 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञान। ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया है। इसमें से ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति में न्यूनतम स्तर पर है। अगला प्रश्न है, निमित्त शब्द का पर्याय है। प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षण। निमित्त शब्द का पर्याय क्षण होता है। इसके अतिरिक्त विपल और पल, ये क्या है, ये भी निमित्त के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, इसलिए इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे जिसकी पूर्व से कोई
आशा न हो के लिए एक शब्द है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहुत। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। वहीं अगर बात करें प्रत्याशा की, तो प्रत्याशा के लिए शब्द होता है किसी से आशा लगाना। और वहीं अपरिमेय शब्द का प्रयोग होता है जिसे मापा ना जा सके, और अनाहुत का होता है जिसे बुलाया ना गया हो। अगला प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव है? गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेहूं। गोधूम शब्द का तद्भव रूप गेहूं है, जबकि गाय गोबर का तत्सम रूप गौ और गोमय होता है। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है? नि प्लस कपट, निस प्लस कपट, नि प्लस कपट या निस प्लस कपट। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नि प्लस कपट। विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में का, खा, टा और ठा, पा और फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, इसलिए नि प्लस कपट का होता है निष्कपट। अगला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ है? सूरज इस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग है, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, और इसको तराई या घाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक या सार्वनामिक। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिमाण बोधक। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शीर्ष। शीश का तत्सम रूप शीर्ष या सिर होता है। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्विगु समास। चौराहा शब्द का समास विग्रह अगर किया जाए तो 4 राहों वाला चौराहा, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है? अप्रिय अगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ सदा कष्टदायक होना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कष्टदायक होना। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में या वर्ष 1975 में। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, जो कि वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर से। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूएसएसआर से संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। यह सदैव रात्रि में उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में या वर्ष 1985 में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1973 में। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए इसके संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में। यहाँ पर 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206 या 175।
तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 206। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है, वहीं बच्चों के शरीर में 270 अस्थियों से मिलकर उनका शरीर बना होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, या उच्च ऊष्मीय मान का है, या नीली ज्वाला से जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अब स्थित है? जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेग में। और हेग कहाँ है? तो ये नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। यह किसके द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। यह पहली बार कब गाया गया? तो यह 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान की अवधि कितने सेकंड की होती है? तो यह 52 सेकंड की होती है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।